हेलो बेटा, हम लोग पहुंचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, टैक्सेशन में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नया रूल। अब ये पूरा टैक्सेशन सब्जेक्ट होता ही पूरा रूल्स के ऊपर है, जितने अच्छी तरह से आपको रूल्स याद हों। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट्स और लेस टैक्स डिबेंचर्स आर गिवन एंड रेट ऑफ टीडीएस इज गिवन। अब जो हम लोग ग्रॉसिंग अप करते हैं, ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला होता है नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर में बताया था कि हमको ग्रॉस इनकम चाहिए होता है। तो ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला होता है नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस आर। तो लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट्स में या लेस टैक्स डिबेंचर्स में एक थोड़ा अलग से टिपिकल रूल होता है। लेस टैक्स डिबेंचर या लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट्स में अगर टीडीएस का रेट दिया हुआ भी है तो भी हमेशा ग्रॉसिंग अप नहीं होता है। सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट में, लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट या लेस टैक्स डिबेंचर्स में, अगर टीडीएस का रेट दिया हुआ भी है, उसके बाद भी दो बातें होती है। अगर आपको क्वेश्चन में amount of interest is given, if the amount of interest is given, then grossing up is done, and if the amount of face value is given, then grossing up is not done. तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है, अगर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है तो ग्रॉसिंग अप इज डन, और अगर आपको फेस वैल्यू दी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू दी हुई है, तो ग्रॉसिंग अप इज नॉट डन। ठीक है, बस ये रूल याद रखो। लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट, लेस टैक्स डिबेंचर्स में टीडीएस का रेट दिया हुआ हो तो हमेशा ग्रॉसिंग अप नहीं होता है। अगर लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट में, लेस टैक्स डिबेंचर्स में टीडीएस का रेट दिया हुआ हो और इंटरेस्ट की अमाउंट दी हो तो ग्रॉसिंग अप होता है, और फेस वैल्यू दिया हुआ हो तो ग्रॉसिंग अप नहीं होता है। और ये रूल एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछते ही है हमेशा, तो ये अच्छी तरह से पढ़ के जाना, अच्छी तरह से देख के जाना एग्जाम में। बस ऐसे याद रखो कि हमेशा नहीं, है सारे इन्वेस्टमेंट या सारे डिबेंचर्स में नहीं, सिर्फ लेस टैक्स वाले में, सिर्फ लेस टैक्स वाले में ऐसा रूल होता है जिसमें लेस टैक्स लिखा हुआ। लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट और लेस टैक्स डिबेंचर दिया हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ तीसरी चौथी बार, अगर लेस टैक्स डिबेंचर्स या लेस टैक्स इन्वेस्टमेंट दिया हो, टीडीएस का रेट दिया हुआ हो, तो इंटरेस्ट की अमाउंट दी हो तो ग्रॉसिंग अप करेंगे, फेस वैल्यू की अमाउंट दी हो तो ग्रॉसिंग अप नहीं करेंगे। आगे अब ये एक लिस्ट है एग्जम्प्टेड इनकम्स की, मतलब इस चैप्टर में भी हर चैप्टर के जैसे एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं और दो अमाउंट के कॉलम बनाते हैं, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, जैसे सारे चैप्टर्स में होता है। अब जो यहाँ पे मैंने एग्जम्प्टेड इनकम्स की लिस्ट बनाई है, इनमें से कोई भी इनकम दी हो तो आपको इनकम का नाम लिखना है और सामने अमाउंट में डैश डैश कर देना। पर्टिकुलर्स में जो भी यहाँ पे मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई है, इंटरेस्ट बेसिकली इस चैप्टर में सारे इंटरेस्ट हमको मिलते हैं, तो उस इंटरेस्ट का नाम लिखना है पर्टिकुलर्स में, लेकिन अमाउंट में डैश डैश कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, सपोज करो इसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, सपोज करो इसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ब्रैकेट में लिखना है एग्जम्प्ट, ब्रैकेट में लिखना है एग्जम्प्ट, और अमाउंट के कॉलम में, इनर कॉलम में भी डैश डैश और आउटर कॉलम में भी डैश डैश। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये अमाउंट इनर कॉलम, ये अमाउंट आउटर कॉलम, ये अमाउंट इनर कॉलम और ये अमाउंट आउटर कॉलम। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है एग्जम्प्ट और अमाउंट में डैश डैश कर देना। ठीक है, ये कुछ इनकम्स हैं जो एग्जम्प्ट होती है, मतलब नॉन टैक्सेबल, बिल्कुल इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। ये पैसे हमको मिलते हैं इंटरेस्ट के अलग अलग, जो यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन इसका टैक्स हमको नहीं भरना होता है, ये एग्जम्प्टेड इनकम्स होती है। तो इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ होटको, interest on bonds of RECL, interest on bonds of NHPCL, interest on treasury saving deposit certificate, interest on post office cash certificate, interest on national savings annuity certificate, interest on national plan certificate, interest on post office cash cumulative time deposit, इसको CTD बोलते हैं, cumulative time deposit scheme, interest on post office saving account, interest on capital investment bond, interest on NRI bond, इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड। अब ये जो भी सारे 14 नेम्स मैंने बताए आपको, इन सब का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। तो मैं फिर से नहीं बोलूंगा, ये एक बार आपको पूरी लिस्ट लिख लेनी है, एग्जाम में
इनमें से भी कोई एक या दो नाम पक्का पूछते ही हैं, आपको इसके सामने डैश डैश कर देना है। अमाउंट दी होगी क्वेश्चन में, आंसर में डैश डैश कर देना है। ये अच्छी तरह लिस्ट याद करके जानी। इसके बाद नया टॉपिक इसी चैप्टर में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे मैंने बताया, ऊपर पर्टिकुलर्स में पहले सारी इनकम्स को ऐड करते हैं और नीचे कुछ एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो माइनस करना अलाउड है और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो माइनस करना अलाउड नहीं है। तो एक्सपेंसेस डिडक्टेबल, अलाउेबल, एडमिसिबल, परमिसिबल, ये सब एक ही बात है। एक्सपेंसेस अलाउेबल, एडमिसिबल, डिडक्टेबल, परमिसिबल, मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हम इनकम में से माइनस करेंगे। ओके, पहला इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस, मतलब अगर हमारी बैंक ने हमको कोई डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट करके दिया और बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो वो इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस माइनस होगा। हाँ, माइनस होगा। इफ द इनकम इज टैक्सेबल देन इट्स इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो डिडक्टेबल। ये बहुत टिपिकल पॉइंट है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इवन इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज मोर देन द इंटरेस्ट इनकम देन ऑल्सो इट इज फुली डिडक्टेबल। इसमें क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। मान लो ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम इनर कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम आउटर कॉलम। मान लो हम लोगों को एक इनकम मिला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। अब मान लो हमको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड रिसीव हुआ, ग्रॉस इनकम मान लो 20,000 रुपीज, इतना हमको रिसीव हुआ। ये हम लोगों ने एड इनकम्स में लिखा, ठीक है। अब नीचे चल के लेस एक्सपेंसेस होते हैं, नीचे चल के लेस एक्सपेंसेस हम लोग ऊपर इनकम्स को ऐड करते हैं, नीचे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। अब एक्सपेंसेस में 1 नंबर, ये जो डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी है, ये डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी खरीदने के लिए हमने किसी बैंक से लोन लिया था। ये इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी खरीदने के लिए हमने किसी बैंक से लोन लिया था। उस बैंक के लोन पे हमको इंटरेस्ट पे करना है या हमने पे कर दिया, पेड और पेएबल, वो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा और ये एक्सपेंस डिडक्टेबल होगा। तो बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फिर ब्रैकेट में लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो डिबेंचर्स खरीदे थे एक्स कंपनी के, उस पर इंटरेस्ट इनकम हमको रिसीव हुआ 20,000, ये इनकम हुआ। अब यही डिबेंचर्स खरीदने के लिए हमने बैंक से लोन लिया था, उस बैंक के लोन पे हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया। अब मान लो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया 30,000 रुपीज, तो इनकम कम है 20,000, एक्सपेंस ज्यादा है, तो भी सारा का सारा एक्सपेंस 30,000 डिडक्टेबल है। हम सारा 30,000 माइनस करेंगे एक्सपेंसेस में, राइट। तो यहाँ पे ऐड इनकम्स आती है और लेस में यहाँ पे आता है डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो चाहे इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो भी हम लोग सारा का सारा एक्सपेंस 30,000 माइनस करेंगे। हाँ, ये 30,000 भी हो सकता है या ये इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है 20,000 से कम भी हो सकता है एक्सपेंस और 20,000 से ज्यादा भी हो सकता है एक्सपेंस। मतलब इनकम से एक्सपेंस ज्यादा भी हो सकता है या इनकम से एक्सपेंस कम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सारा का सारा एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो ये रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर आपका इनकम टैक्सेबल है, अगर इनकम कोई भी टैक्सेबल है, तो उसका एक्सपेंस भी टैक्सेबल होता है। मैं यहीं पे एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, जैसे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एग्जम्प्टेड होता है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स मान लो ऑफ वाई कंपनी, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, ये एग्जम्प्टेड इनकम होती है, ये एग्जम्प्ट होता है। तो इसमें हम लोग अमाउंट में इस तरीके से डैश डैश कर देते हैं। अब अगर वाई कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं,
वाई कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं, उस पर हमको डिविडेंड मिला, मान लो डिविडेंड हमको मिला से फॉर एग्जांपल 7,000 रुपीज, हमको 7,000 रुपीज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड मिला, लेकिन आउटर कॉलम में हम डैश डैश कर देंगे क्योंकि ये एग्जम्प्टेड इनकम होती है। अभी इसी वाई कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदने के लिए हमने लोन लिया था, तो वो लोन जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, interest on bank loan taken for the purchase of equity shares of Y company limited, loan taken for the purchase of equity shares of Y company limited। मान लो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है 9,000 रुपीज, मान लो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है 9,000 रुपीज, ये डिडक्टेबल नहीं होगा, ये माइनस नहीं करेंगे। क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्योंकि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्लस नहीं किया था, तो उसका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माइनस नहीं होगा। मतलब बेसिकली आप दोनों चीजों को 1 to 1 to कंपेयर करो, तो 1 वाले में इनकम टैक्सेबल है, तो 1 वाले का एक्सपेंस डिडक्टेबल है। तो जो इनकम प्लस होती है उसका एक्सपेंस भी माइनस होता है, और जो इनकम प्लस नहीं होती है उसका एक्सपेंस भी माइनस नहीं होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर इनकम टैक्सेबल है तो एक्सपेंस डिडक्टेबल है, अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक्सपेंस भी डिडक्टेबल नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई कंपनी, वाई कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए हमने लोन लिया था, उस लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया 9,000, ये 9,000 एक्सपेंसेस में माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल्स बहुत अच्छी तरह से, ये हमारी स्टेटमेंट होती है, हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द taxable income from other sources, taxable income from other sources of Mr. या मिस जो भी हो, और राइट कॉर्नर में, यहाँ पे राइट कॉर्नर में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से, ये स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर बाकी के रूल समझाता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को बनानी है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में ऊपर, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखना होता है हमेशा। ये स्टेटमेंट आपको बनानी है। अच्छी तरह देख लो ये वाली स्टेटमेंट। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार, इनकम प्लस होगा तो एक्सपेंस भी माइनस होगा, इनकम प्लस नहीं होगा तो एक्सपेंस भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब वापस जाते हैं अपने रूल्स पे। तो इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस, अब सारे के सारे इंटरेस्ट, मोस्टली इंटरेस्ट टैक्सेबल होते हैं, तो इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस भी माइनस होगा। और ये सेकंड पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में बता दिया एग्जांपल के साथ। इफ इनकम इज टैक्सेबल then interest on loan is also deductible, even if the amount of interest on loan is more than the interest income, then also it is fully deductible। आगे फिर expenses not deductible और not allowable, मतलब कौन से expenses आप माइनस नहीं कर सकते हो, तो कमीशन ऑन परचेज और सेल और एक्सपेंस ऑन परचेज और सेल। तो कमीशन और एक्सपेंस ऑन परचेज और सेल, ऑन परचेज और सेल, मतलब परचेज और सेल करते टाइम जो हम लोग कमीशन पे करते हैं वो आप एक्सपेंस में माइनस नहीं कर सकते हो। आगे फिर वही पॉइंट जो ऊपर लिखी हुई है, इफ एनी इनकम इज एग्जम्प्टेड देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट डिडक्टेबल। जैसे मैंने आपको बताया डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एग्जम्प्टेड होता है, तो अगर हमने इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया है, उस लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होगा, जो मैंने 3-4 बार बता दिया। फिर डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस नॉट डिडक्टेबल होता है। ऊपर लिखा हुआ था इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस, यहाँ पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस डिडक्टेबल है, लेकिन अगर डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस है तो डिडक्टेबल नहीं है। फिर ये ग्रॉसिंग अप की पॉइंट है कि अगर आपको डिबेंचर्स या बॉन्ड्स ऑफ HDFC दिया हो तो उसमें ग्रॉसिंग अप नहीं करते हैं, चाहे TDS का परसेंटेज दिया हुआ हो तो भी। ये पॉइंट मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे।
ये पॉइंट मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ग्रॉसिंग अप जो है वो HDFC के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में नहीं होती है। HDFC के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में ग्रॉसिंग अप नहीं होती है, राइट। ये अच्छी तरह से लिख लेना, कहीं पे भी जहां पे भी अच्छा लगे थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। अब जितना मैंने इस लेक्चर में समझाया वो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक, ज्यादा लिख सको आप लोग। चलो एक बार स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर देते हैं। तो हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना अच्छी तरह। यहां से मैंने स्टार्ट किया इस लेक्चर में, ये मेरा नंबर है। SMS, फोन कॉल, व्हाट्सएप, फोन कॉल करो या SMS करो, व्हाट्सएप करो, 24 आवर्स जो भी सीखना हो, ये मेरा नंबर है। ये लिखना तैयारी वाले पेज में अच्छी तरह। फिर हमने ये एग्जम्प्टेड इनकम्स की लिस्ट पढ़ी, याद कर लेना सारे नाम। फिर कौन से एक्सपेंस माइनस होते हैं और कौन से एक्सपेंस माइनस नहीं होते हैं, और ये पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, लिखो बेटा सब लोग प्लीज। लिखते रहो।